स्वागत है आपका दोस्तों वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों आइए देखते हैं बेसिक कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टोटल 20 क्वेश्चंस के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस क्लास में। पूर्व का क्लास का लिंक जो है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर से जो है पूर्व के जितने भी क्लासेस हैं उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं उन्हें मैं याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और जो स्टडी मटेरियल से जुड़े हुए अपडेट्स हैं वो सभी आपको समय समय पर मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन इफ़ स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में इफ़ स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है कि जब भी कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें जो इफ़ करके जो स्टेटमेंट आता है तो इसका पर्पस क्या होता है, किस लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास है, टू क्रिएट अ लूप क्रिएट करने के लिए, टू डिफाइन ए फंक्शन, एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस के आधार पर डिसीजंस तय करने के लिए या लेने के लिए, या टू डिक्लेयर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। तो दोस्तों जो ये इफ़ स्टेटमेंट है इसका मुख्य जो हम लोग कह सकते हैं मेन कारण जो है, ठीक है, इसका जो मेन पर्पस है ये है डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, इफ़ और एल्स वाला कंडीशन आपको पता होगा कि इफ़ समथिंग हैपन्स देन द प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट समथिंग, एल्स द रिजल्ट विल बी समथिंग एल्स। ठीक है, तो इस तरह से टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशंस, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन कंडीशंस। ठीक है, तो जो इफ़ स्टेटमेंट है इसका जो मेन पर्पस है ये है कंडीशंस के आधार पर डिसीजन तय करना। बढ़ते हैं जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है इसकी तरफ। तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये कहा जा रहा है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आउटलुक से जुड़ा हुआ। कहा जा रहा है कि इन आउटलुक विच फीचर अलाउज यू टू शेड्यूल एंड ऑर्गेनाइज अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स एंड इवेंट्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स और इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आउटलुक में आपको कौन सा फीचर जो है ये सब चीज़ अलाउ करता है। ऑप्शन है हमारे पास कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, टास्क या नोट। तो दोस्तों टास्क और नोट्स पर आपको नहीं जाना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है आउटलुक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आउटलुक में जो है ये पर्पस हमें कैलेंडर देता है। ठीक है, तो कैलेंडर हम लोगों को ये अलाउ करता है कि आप जो है आप कोई अपॉइंटमेंट को शेड्यूल कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए यानी कि कैलेंडर जो है ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि विच फीचर इन वर्ड अलाउज यू टू क्रिएट एंड फॉर्मेट ए टेबल ऑफ कंटेंट बेस्ड ऑन हेडिंग्स विद इन योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ, वर्ड सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ जो है कई सारे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है ये वर्ड से जुड़ा हुआ है, MS वर्ड से जुड़ा हुआ। ठीक है, MS वर्ड से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि वर्ड में कौन सा फीचर जो है आपको अलाउ करता है टू क्रिएट एंड फॉर्मेट ए टेबल ऑफ कंटेंट बेस्ड ऑन हेडिंग विद इन योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक टेबल क्रिएट करने के लिए या फॉर्मेट करने के लिए जिस तरह का आपका हेडिंग है उसके अनुसार से। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शंस क्या क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, स्टाइल्स, सेक्शंस, फुटनोट्स एंड एंड नोट्स। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये इसका सही आंसर है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है ये हम लोगों को अलाउ करता है एक नया टेबल क्रिएट करने के लिए या इसको फॉर्मेट करने के लिए बेस्ड ऑन हेडिंग विद इन योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो भी आप वर्ड डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप वर्ड डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ आप बना रहे हैं तो उसमें जो है एक टेबल बनाने के लिए या इसको फॉर्मेट करने के लिए आपको कौन सा फीचर मिला हुआ है, तो ये फीचर है टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट। अब एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग पैराडिग्म दैट फोकसेस ऑन ब्रेकिंग ए प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर रीयूजेबल पार्ट्स। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है जो फोकस करता है किसी भी एक प्रॉब्लम को ब्रेक करने में स्मॉलर और रीयूजेबल पार्ट्स के रूप में। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो है ये एक प्रॉब्लम को स्मॉलर रीयूजेबल पार्ट्स में ब्रेक करने में हम लोगों को हेल्प करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग।
अब एक अन्य क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेवलपिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। ठीक है, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जनरली यूज किया जाता है? जावा, सी हैश, ठीक है, पाइथन या PHP। दोस्तों PHP का जो इस्तेमाल होता है ये होता है वेबसाइट्स को बिल्ड करने के लिए कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक है, जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये इसका इस्तेमाल होता है एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं तो इसका ऑप्शन ए जो है जावा, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड कॉल्ड। ठीक है, ये जो सोर्स कोड जो होता है जिसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ठीक है, हम लोगों को पता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है और उसको जो है कंप्यूटर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑप्शन है हमारे पास इंटरप्रिटेशन, कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन या डिबगिंग। तो इसका जो आंसर है ये होगा कंपाइलेशन। कंपाइलिंग एक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इनको मशीन कोड में या मशीन लेवल लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और ये काम कौन करता है? तो कंप्यूटर खुद करता है, जो इसका कंपाइलर होता है ये खुद करता है और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है कंपाइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्रोनिम SQL स्टैंड फॉर। ठीक है, कहा जा रहा है कि SQL का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। ठीक है, विस्तृत रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज या सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL ये टर्म बार बार आता है, आपको पता होगा MySQL एक डेटाबेस है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो SQL है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन ए ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है विच कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस टेम्पररीली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट ऐसा है, इनमें से कौन सा पार्ट ऐसा है कंप्यूटर का जो रिस्पॉन्सिबल होता है डाटा स्टोर करने के लिए और प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। ठीक है, डाटा प्लस प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को स्टोर करने के लिए बस टेम्पररीली थोड़े देर के लिए इन दोनों चीज़ों को स्टोर करने के लिए कौन सा कंपोनेंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो उस समय। ऑप्शन है हमारे पास CPU कैश, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि है रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव या ऑप्टिकल ड्राइव। आपको पता होगा दोस्तों कि रैंडम एक्सेस मेमोरी ये जो है ये टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस हम लोग कहते हैं इसको, और ये इसका मेन फंक्शन यही होता है कि जब कोई प्रोग्राम जो है ये एग्जीक्यूट हो रहा हो तो ये प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, एट द सेम टाइम जो है ये डेटा को स्टोर करता है, जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको, ताकि डेटा को फेच करने में आसानी हो। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है ये हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। ठीक है, तो रैम एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा कंपोनेंट है हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर का, एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है डाटा को स्टोर करता है और प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है जबकि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल सेल्स इनटू ए सिंगल सेल कॉल्ड इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में, ठीक है, एक स्प्रेडशीट जैसा कि आपको पता होगा जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये जो है ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अब कहा जा रहा है कि इसमें मल्टीपल सेल्स को, ठीक है, इन सेल्स को अगर आपको सिंगल सेल में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या प्रोसेस को फॉलो करते हैं? तो इसका प्रोसेस क्या है? ऑप्शन है हमारे पास मर्जिंग, स्प्लिटिंग, शॉर्टिंग या फिल्टरिंग। दोस्तों इसका सही उत्तर है मर्जिंग। मर्जिंग में क्या होता है, जिन सेल्स को आपको मर्ज करना हो या तो कंबाइन कर देना हो तो इन सभी सेल्स को आप क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक करने पर आपको एक मर्ज करके जो है ऑप्शन मिलता है। इस मर्ज पर क्लिक करते हैं ये सारे सेल्स क्या होते हैं, ये सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है मर्जिंग। स्प्लिटिंग जो है, अगर आप इस सिंगल सेल्स को अलग अलग पार्ट्स में बांटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिटिंग का
जो ऑप्शंस है उसको चुनते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस स्प्लिटिंग कहलाता है। शॉर्टिंग क्या है? शॉर्टिंग होता है कि आप उसको नंबर वाइज 1 2 3 या तो अल्फ़ाबेटिकल वाइज A B C इस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं। फिल्टरिंग में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को अगर आपको फ़िल्टर करना है तो इसको आप फ़िल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल सेल्स इनटू सिंगल सेल, ठीक है, कॉल्ड इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में मल्टीपल सेल्स को सिंगल सेल में कंबाइन करने के लिए जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मर्जिंग, ठीक है। तो ऑप्शन ए मर्जिंग इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू रिट्राइव ईमेल्स फ्रॉम अ रिमोट सर्वर। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल होता है ईमेल्स को रिट्राइव करने के लिए एक रिमोट सर्वर से, ठीक है। एक रिमोट सर्वर से अगर आप किसी ईमेल को रिट्राइव करना चाहते हैं ईमेल्स को, तो इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। आपके लिए इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है वो यूजफुल होगा। ऑप्शन है हमारे पास FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या SSH सिक्योर सेल, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये है POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है। इसका इस्तेमाल होता है रिमोट सर्वर से ईमेल्स को रिट्राइव करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द एक्रोनिम URL स्टैंड्स फॉर। ये जो URL जो हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए या फिर कोई भी लिंक है तो उसको हम लोग URL के रूप में डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि ये एक URL है जिसको हम लोग लिंक भी कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये URL जो है इसका क्या मतलब है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ ऑप्शन है हमारे पास यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर या यूजर रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन ए। URL इसका मतलब है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस जो है ये पूछे जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, भले ही वो SSC का हो या IBPS का हो या फिर रेलवे का हो। इस तरह से जो है कुछ क्वेश्चंस जो है आ ही जाते हैं ये जनरल नॉलेज के सेक्शन में। अब यहाँ पर जो है एक अन्य क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। इनमें से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन है हमारे पास CPU, RAM, USB फ्लैश ड्राइव या कैश मेमोरी। तो दोस्तों स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है और दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जनरली हम लोग मान लेते हैं कि ये वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर्स में ऑलरेडी होते हैं, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है जो एक्सटर्नल डिवाइसेस जो होते हैं उनको हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन हमारे पास CPU है, RAM है, USB फ्लैश ड्राइव है या कैश मेमोरी है। तो आपको पता होगा कि CPU, RAM और कैश मेमोरी ये सभी कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं, बस एक USB फ्लैश ड्राइव जो है ये एक्सटर्नली इसको कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है इसमें से ऑप्शन C USB फ्लैश ड्राइव जो है ये सही उत्तर है, ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अब अगला क्वेश्चन आता है, विच डाटा स्ट्रक्चर फॉलोज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि FIFO प्रिंसिपल। FIFO FIFO कंप्यूटर के टर्म में इसका मतलब होता है फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि जो भी पहले जाएगा लाइन में वो पहले वहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो दो तरह के हम लोग कह सकते हैं कि दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है स्टैक। स्टैक में क्या होता है कि जैसे जो फर्स्ट जाएगा वो इस तरह से यहाँ पर आ गया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, इस तरह से, है ना। और जो लास्ट वाला है वो सबसे ऊपर रहेगा। जब भी इसमें से कोई आउट होने वाला होगा तो ये जो लास्ट वाला होगा उसको पहले निकाला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है स्टैक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि लास्ट इन होता है, जो कि लास्ट में यहाँ पर आता है, वो फर्स्ट में आउट होगा। और दूसरा है क्यू स्ट्रक्चर। क्यू के बारे में आपको पता होगा कि जो आदमी पहले क्यू में लगेगा वो जो है वो उसका काम पहले होगा। तो ये जो क्यू का स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है
1 2 3 4 इस तरह से जितने भी डाटा हैं ये इस तरह से स्टोर रहेंगे। और जो फर्स्ट में जो इन हुआ है 1 2 3 4 इस तरह से, तो जो फर्स्ट में इन हुआ ये पहले आउट होगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल जो है ये कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, कहा जा रहा है कि वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास HTML, CSS, PHP या ऑल द एबव। तो इसका जो सही उत्तर है ये है ऑल द एबव। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो कि है HTML, CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, PHP यानी कि हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, ये सभी जो है ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनका इस्तेमाल होता है वेबसाइट्स को बनाने के लिए या वेब एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 101। ठीक है, 101 ये एक नंबर है 101। कहा जा रहा है कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, तो ये डेसिमल में है। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, जो भी नंबर को आपको कन्वर्ट करना है उसको आप ले लीजिए और उसको जो है 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, 2 5 = 10, 50 टाइम्स चला, यहाँ पर कितना आया 1 रिमाइंडर रहा। तो जो शेषफल रह रहा है, जो रिमाइंडर रह रहा है उसको बगल में लिखते जाना है। फिर 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ये 25 होगा, ये 0 रह जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 12 टाइम्स चलेगा और ये 1 यहाँ पर जो है शेष रह जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 6 टाइम्स चलेगा और ये जो है 0 यहाँ पर रिमाइंडर रह जाएगा। फिर 2 से चलेंगे 3 टाइम्स चलेगा और ये 0 रिमाइंडर रह जाएगा। फिर 2 से चलेंगे 1 टाइम चलेगा और ये 1 जो है ये रिमाइंडर रह जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस तरह से आपको ये सारे नंबर्स को ले लेना है। तो क्या क्या आया हमारे पास, पहले आया 1, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला 1, फिर उसके बाद ये वाला 0, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 1, फिर ये 0, फिर ये 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, जब आप डेसिमल नंबर 101 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो गया 11000101। ठीक है, तो 11000101 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर जो दिए हुए ऑप्शंस हैं इसमें ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है 11000101। अब अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ए फाइल फ्रॉम ए रिमोट कंप्यूटर टू ए लोकल कंप्यूटर कॉल्ड। ठीक है, एक रिमोट कंप्यूटर से जब आप एक लोकल कंप्यूटर में कोई फाइल जो है ये ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास अपलोड, डाउनलोड, ट्रांसफ़र, इंपोर्ट। बहुत ईजी है, हम लोग जो है जनरली लगभग रोज़ हम लोग इस तरह का कुछ काम करते ही हैं। ठीक है, कोई एक लोकल कंप्यूटर में आप एक रिमोट कंप्यूटर से जो है एक लोकल कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो प्रोसेस कहलाता है डाउनलोडिंग। ये डाउनलोड हम लोग कभी सॉन्ग डाउनलोड करते हैं या कुछ भी, या कोई PDF डाउनलोड करते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक रिमोट कंप्यूटर से, वो आपके जो पर्सनल गैजेट है, भले ही वो कंप्यूटर हो या फिर आपका अपना स्मार्टफोन हो, तो इसमें जो है ये डाटा ट्रांसफ़र होता है, तो इसको हम लोग डाउनलोड कहते हैं। और यही चीज़ जब आप अपने लोकल कंप्यूटर से कोई रिमोट कंप्यूटर में डाटा को सेंड करते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है अपलोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसका उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डाउनलोड। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा जो है एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। ऑप्शन है हमारे पास प्रिंटर, स्पीकर, कीबोर्ड या मॉनिटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। जो दिए हुए ऑप्शन हैं उसमें ऑप्शन सी जो है ये एक इनपुट डिवाइस है, इससे हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, जिससे ह्यूमन जो है ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे, ये सभी डिवाइसेस इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो कीबोर्ड जो है इस तरह का एक डिवाइस है, इसके थ्रू से हम लोग कोई भी डाटा या तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है ये कंप्यूटर को भेजते हैं। बाकी प्रिंटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स कॉल्ड। ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है। ठीक है, आपको पता होगा, फॉर एग्जांपल ये एक साइनसॉइडल वेव फॉर्म है। ठीक है, साइन वेव इसे हम लोग कहते हैं। तो इस साइन वेव को जब आप
इसको जो है एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। ठीक है, ये एनालॉग सिग्नल का एक एग्जांपल है। इसको आप डिजिटल सिग्नल के रूप में जो है जब आप कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या होता है, इस तरह से ये चेंज हो जाता है ना, और फिर उसके बाद ये रिवर्स में जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? ऑप्शन है हमारे पास मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, इंक्रिप्शन या सैम्पलिंग। तो इसका जो सही आंसर है ये है सैम्पलिंग। ये जो प्रोसेस है जिसमें कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग सैम्पलिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑफन यूज्ड फॉर डाटा एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग। ठीक है, इनमें से कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डाटा एनालिसिस के लिए और स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए जो है यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास जावा, पाइथन, C++ या रूबी। तो इसका जो सही आंसर है ये है पाइथन। पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है डाटा एनालिसिस के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, ये है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर प्री डिफाइंड फार्मूला इन ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस ऑन डाटा। ठीक है, ये डाटा के कैलकुलेशंस के लिए कौन सा टर्म का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, जो प्री डिफाइंड फार्मूलाज अगर आपको चाहिए हो स्प्रेडशीट में, जब आप MS एक्सेल में काम कर रहे हो, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं, MS एक्सेल में जब आप काम कर रहे हो और अगर आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म करना है, जोड़ घटाव गुना भागा, इस तरह से कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करना है, तो जो फार्मूलाज हम लोग यूज़ करेंगे तो उसके लिए कौन सा टर्म का इस्तेमाल होता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास फंक्शन, मैक्रो, वेरिएबल या ऑपरेंड। तो इसका जो सही आंसर है ये है फंक्शन। फंक्शन ये टर्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके अंतर्गत जो है आपको ये सारा फार्मूलाज वगैरह मिल जाता है और वहाँ से आप ये सारा प्रोसेस जो है ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उन सभी का अपडेट्स आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।